Hi everyone. So before this thing started, हम सारे बात कर रहे थे about crypto. हम तीनों ने बड़ी जल्दी realize किया कि हम तीनों को कुछ ज़्यादा नहीं पता, but decided कि it would be an interesting thing to talk about कि तीन लोग जिनको इतना ज़्यादा नहीं पता crypto के बारे में, उनके क्या ख्याल आते हैं, उनके क्या you know might make for an interesting conversation. तो जी I think हम तीनों कितने equally कितने interested इथेरियम हैं। एंड बिटकॉइंस हैं हर किसी के पास? Sorry? मेरा ये जो शाहिद अभी कहने लगे थे कि हम तीनों इक्वली अनअवेयर हैं इसके बारे में कि इसके क्या फायदे हैं या क्या इसका बेनिफिट्स हैं या क्या फायदे, या कम से कम मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले, आज से 4-5 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने कहा, कुछ जानने वालों ने कहा कि ये खरीद लेते हैं बिटकॉइंस, तुम खरीद लो, फायदा है इसका। तो मैंने नहीं खरीदे। और लेकिन अब मुझे लगता है कि ये अच्छा था अगर मैं खरीद लेता, क्योंकि उसकी प्राइस इतनी आगे चली गई। लेकिन वही जैसे हम बात कर रहे थे कि हाइंडसाइट में पीछे देख के यही लगता है कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन नॉट टू बाय इट। लेकिन उस वक्त तो वो एक एजुकेटेड डिसीजन था कि यार मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्यों खरीदूं। लेकिन अगर मैं वो फ्लो, क्या वो बहती गंगा में हाथ धो लेता, अगर खरीद लेता 2-4 हजार यूरो या 2-4 हजार जो भी करेंसी के खरीद लेता, तो शायद आज फायदा ही हो जाता। ये फीलिंग आती है मुझे। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। शाहिद को कुछ आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ, उस वक्त ही था। आई थिंक जब हम चाइना में थे, या नहीं, सॉरी, सून आफ्टरवर्ड्स 2016 में शुरू हुई है ना, रफली, और मे बी 15 में बिटकॉइन से। हो सकता है उससे पहले भी हो। लेकिन आई थिंक द जनरल फ्रस्ट्रेशन विद एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स ये थी कि जी ये कंट्रोल्ड है फ्रॉम सेंट्रल बैंक, और हमें हमें इसका हमने इसका ना क्या उसको कहते हैं, कंट्रोल हटाना है या तोड़ना है, कि डिसेंट्रलाइज करना है, क्योंकि इसका कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है कि कितने कॉइन्स इशू होंगे या क्या। इट्स ऑल बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। तो दैट काइंड ऑफ रिमूव्स कंट्रोल किसी एक बंदे से या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से। प्लस इट्स फुली ट्रांसपेरेंट, आप छुपा नहीं सकते। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मीनिंग theoretically every transaction that's been made, वो आप backwards जा सकते हैं to see the previous one and the previous one and so on। तो एक चेन बन जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है शायद साहब कि ये जो आप कह रहे हैं छुपा नहीं सकते, मुझे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट इसके मतलब, यानी कि जो मुझे पता है वो तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। क्योंकि एक लड़के, कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो कुछ खरीदना चाह रहे थे ऑनलाइन। ये स्टिमुलेंट्स होते हैं ना, एम्फेटामिन टाइप, यानी कि पढ़ने के लिए वो चाह रहे थे कि वो खरीदे, ऑनलाइन अवेलेबल था। तो वो आप पेमेंट ही सिर्फ बिटकॉइंस या कुछ इस तरह की सर्विस से कर सकते थे, क्योंकि ये अनट्रेसेबल है। हाँ नहीं, एक्चुअली वो गलत मैंने बोला टर्मिनोलॉजी। No, आई you're शुड both से right. You're both right in that regard. That I was just going to add on to Shahid, your point. It has been historically so. But it has been historically used for the purpose you said, because it took its it became popular in the black market. जो सिल्क रोड नहीं होती थी दो 2012 2013 14 में, अभी भी आपके डार्क पास वेब पे। अगर टॉर ब्राउजर है और ये, और आप डार्क वेब पे जा सकते हो, तो आपकी मोस्ट ऑफ योर यू नो मिसगाइडिंग आवर ऑडियंस dealings will be through through some kind of cryptocurrency. It doesn't necessarily have to be Bitcoin. You can use Bitcoin to go into a smaller currency और वहां से आप कर लो। और जो एक जनरल कॉन्सेप्ट मुझे भी है कि technically everything that you buy is logged on to the blockchain, right? And उसके ledger में add हो जाता है। तो एक कैंप ऑफ पीपल है जो जिनको प्राइवेसी कंसर्न, जो कि कहते हैं कि ओ अगर हर चीज लॉग हो रही है तो मेरी प्राइवेसी इम्पैक्ट होगी। मैंने जो पोटैटो चिप्स लिए हैं, या मैंने कल को ड्रग्स लेने हैं, या मैंने कल को कोई मैगजीन लेना है, हर चीज अगर लॉग हो रही है तो फिर और हर कोई देख सकता है। बाय द वे, आप लेजर पे जाके ट्रेस कर सकते हो कि किसने क्या क्या चीज कब खरीदी है। तो इट्स वेरी सिमिलर टू sorry to interrupt. I should just clarify, every transaction is logged, लेकिन not identifiable। कि आप ये देख सकते हैं कि there is an account number XYZ, और उसकी अब पूरी हिस्ट्री, every single piece for every account, लेकिन you don't know ये account किसका है और किस लिए यूज हुआ है। so इसलिए as well, when accountants do
So when accountants do audits, they obviously link up. वो ये शायद ना बता सकें कि तुमने इस बेकरी से डोनट खरीदा है, but वो ये बता सकेंगे you've conducted business with a bakery and spent $2 at that day. हाँ, And Okay. by virtue establishing a financial relationship between you two, right? and the लेकिन only बात reason तो आपको बात तो only फिर वही है reason- जो शाहिद Sorry. कह रहा था कि वो आप पहुंच नहीं सकते उस बंदे पे कि किसका है अकाउंट, ये तो फिर भी पता नहीं चलेगा कि चेन किस बंदे के साथ है। नहीं, आप बंदे पे theoretically पहुंच नहीं। सकते हो, आप ये नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। नहीं, क्योंकि देखो जो रिसिपिएंट है वो भी कोई एक इंडिविजुअल है ना, बिकॉज़ ये सारी की सारी ब्लॉकचेन्स आर कनेक्टेड टू एटलीस्ट जो कि गवर्नमेंट अलाउड है, दे आर अगर डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, they are the only way you can get a block any of these cryptos. You have to put in your, like for example in America, I have to put down my driver's license down to purchase a Bitcoin, or I have to put my permanent resident, my green card on. So Acha, that might be an artificial forcing of identity into blockchain, क्योंकि blockchain as a mechanism, sorry, Bitcoin as a mechanism या crypto कहना चाहिए, itself वो ये चीजें require नहीं करता. It might be government regulations अब इस वक्त तक develop हो चुकी हैं इतनी कि ये सेम रेगुलेशंस यूरोप में भी हैं। अगर आपने अपना अकाउंट बनाना है तो आपको अपना पासपोर्ट तक की कॉपी उसको दिखानी पड़ेगी, फ्रंट पेज की तस्वीर भेजनी पड़ेगी उन्हें। लेकिन यही Yeah. बात है ना, फिर अगर आप पासपोर्ट की कॉपी कर रहे हैं, who is verifying के हाँ जी आपको हम मानते हैं and you are allowed to use Bitcoin. I mean, theoretically there are ways around. नहीं, आई डोंट, मुझे नहीं पता, वो हो सकता है, लेकिन जैसे अब मैं रिवोल्ट यूज करना मैंने शुरू किया कुछ दिन पहले। रिवोल्ट एक ऐप है जिसपे आप शेयर्स खरीद सकते हैं। रेवोल्यूशन से रेवोल्यूट, तो वो मैंने खरीद, उस पे वो पासपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन अब वो मेरा ख्याल है अपनी सिक्योरिटी के लिए मांग रहे थे कि वो सिक्योर रहे भी है ना। I think वो इसलिए क्योंकि they're a proper bank, proper financial institution कहना चाहिए, and among other things वो crypto में भी आपको शायद facilitate कर देते हैं, इस तरह होगा। I don't think crypto का उनका है I got the sorry. I got the same thing just now actually while we were talking, because I spent the past week trying to set up accounts in different like stock brokerage accounts, crypto brokerage accounts, और कई hybrids भी होते हैं। तो मुझे भी उनसे मैसेज आया हुआ है कि आप अपना परमानेंट रेजिडेंट कार्ड यानी कि ग्रीन कार्ड अपना अपलोड करें ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि आप इधर के परमानेंट रेजिडेंट हैं या नहीं है। So there is that layer of government sitting on top. But to the earlier point, the only thing I was going to say was that you are right. There is this. There can be anonymity as long as if your cryptocurrency is somehow not connected to your identity like it is today. Let's say कि तुमने आज से 10 साल पहले somehow खरीदा था and it is loosely connected to your identity, and you know how to use those other intermediary tools, like हम पहले वो बात कर रहे थे, those pseudo credit cards, one attempt credit card, right? What is it called? They call it a disposable credit card, but वो तो tangential right, there's a tangent, but so it can be used anonymously, but at the same time once this thing becomes globalized and regular use में आ जाता है, the concern then becomes that anyone can track any kind of purchase that you make. And an example of this is, अगर आप लोग के मुल्कों में Venmo है? मुझे नहीं पता, मेरे मुल्क में है। So Venmo is basically it's a social media / money transferring app. So the way it's basically, let's say कि हम तीनों खाने पे गए और शाहिद ने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया और कहा कि यार मैं अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स एक्यूमुलेट करूंगा, तुम लोग मुझे पैसे भेज देना। तो बिल था $30, हम दोनों ने $10 भेजना है, सही है सर? तो जब हम भेजेंगे हम उसके साथ मेंशन करेंगे कि हे this is for dinner, but on that app it gives you the ability to publicize to everybody's on the Venmo universe कि I sent Shahid money for food.
So people send their cleaners money for cleaning any kind of tasks, handyman for their लेकिन job, इस and तरह that की तो बहुत becomes सारी ऐप्स हैं, publicized. इस तरह की तो बहुत सारी ऐप्स हैं, यानी कि वही ना, मैंने आप लोग के मुल्कों में फर्क होगी. हाँ, हम्म आई थिंक वही है जो कैच ऑन कर जाए और रेगुलेटेड हो एंड एवरीथिंग. कन्वीनियंस पे भी होता है. So the parallel I was drawing is कि already जिस तरह का वो pattern of information dissemination है कि आपने शायद को पैसे भेजे for a meal you had together, but वो publicized into the universe, in whoever wants to see it can see it. It is, so some people that counter that argument कि अच्छा अगर blockchain में logged है भी तो how is it any different from what's happening in Venmo and all the other financial instruments that you have to exchange money, or you always leave a trail. लेकिन एक फर्क ये है कि पहले लोग ये समझते थे कि इट्स अनट्रेसेबल, अगर समझते थे, क्योंकि मैं तो अभी इस कन्वर्सेशन तक यही समझ रहा था कि इट्स अनट्रेसेबल, कि ये जो बिटकॉइन का जो मनी एक्सचेंज है, ये मनी आप उससे कुछ चीज खरीद के बिटकॉइन में पे कर रहे हो तो अनट्रेसेबल है. तो वही बात है कि वो जैसे आप बात कर रहे थे ब्लैक मार्केट या कोई ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते कि लोग देखें, आप उससे वो ये पैसे इस तरह, मैंने खाना खाया भेज दिए पैसे, आई डोंट केयर कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, लेकिन देयर कुड बी सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आई डोंट वांट पीपल टू सी, कि ये मैंने कोई ऐसी ड्रग खरीदनी है, अगर ये मैंने ऑनलाइन पोर्न खरीदना है, ये मैंने कोई ऐसा काम करना है जो मैं चाहता हूँ कि लोग ना देख सकें. मेरा ख्याल है ये लोग उस काम के लिए यूज करते हैं, या उस वजह से घबराएंगे. I mean, maybe people might be suspicious of you for being a time traveler, for buying porn online, you know. वो कहेंगे कि you know तुम early 2000 से आए हो, कि क्या सीन है तुम्हारा, तुम porn क्यों खरीद रहे हो online, क्योंकि free होता है porn आजकल online. अच्छा नहीं, मुझे पता नहीं, मैं देखता नहीं ना. Really bad joke. Oh अच्छा, sorry, I forgot also. मुझे बता नहीं. अच्छा खैर, लेकिन ये बिटकॉइन के बाद बात ये हो रही थी, बिटकॉइन के अलावा ये जो आपने देखा होगा कि इस तरह की रेवोल्यूट जैसी जो एप्स हैं, बिटकॉइन तो मुझे पता नहीं उसमें डील करती है नहीं, बेसिकली ये शेयर्स में डील करती है. कि टेस्ला, मैंने टेस्ला पे तकरीबन 50 यूरो का एक दफा खरीद लिया. मुझे किसी ने कहा ये बड़ी जबरदस्त कंपनी है, इसने मार्स पे लेके जाना है और ये और वो और फला. वो जो इसके मालिक का नाम क्या आपको पता होगा, मेरे ज़हन से भी निकल गया. इलॉन मस्क बड़ा जबरदस्त बंदा है और ये कंपनी ऊपर ही जाएगी. 800 का था वो शेयर उस वक्त. वो मैंने पता नहीं कितना कुछ परसेंट उसकी खरीदी, जो छोटा यूनिट था वो खरीदे, तो 50 यूरो, वो 800 से अब 600 पे आ गया है, इतना गिरा है वो. तो लेकिन कुछ लोग इसमें से दे मेक मनी आउट ऑफ इट. वो खरीदते हैं कि जब वो सस्ता होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, बेच देते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं इसे. तो लेकिन इसका ये भी एक है कि इट्स कुछ लोगों ने, मतलब इट्स वेरी हाई टेक आज तो, ऐसे वो हैं सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स भी हैं दैट आर डिजाइंड कि आपने स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदना है, स्पेसिफिक प्राइस पे बेचना है, टू द लेवल ऑफ सब सेकंड वैल्यूज ना, मिली सेकंड्स पे वो हिसाब लगा के तो बेच सकते हैं. बट देन it comes to a point where algorithms are competing against other algorithms. एक इतने पे बेच रहा है, उसकी वजह से गिर गई, दूसरे ने देख लिया उसको, तो वो मार्केट, a large part of the market is so unpredictable कि I mean some things might be predictable on a bigger level, लेकिन कुछ ऐसे छोटे लेवल पे लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसमें से कमाए, यानी कि डे टू डे पैसे कमाए हैं, यानी कि जैसे 400-500 यूरो कमा लिया कल परसों, लेकिन उसके लिए आपको पैसा, शेयर्स भी 3-4 हजार यूरो के खरीदने पड़ेंगे अगर आपने 400-500 यूरो कमाने हैं. तो बंदा डरता भी है इतना पैसा डालते हुए. मेरे साथ एक यंग फिजिशियन है, पिछले साल ही वो भी अटेंडिंग बना है. इसी तरह आप नए अटेंडिंग बनते हो तो थोड़े से आपके हाथ पे पैसे आ जाते हैं कि आप कहते हो कि अच्छा यार इसको सेविंग्स में डालूं या इन्वेस्टमेंट में डालूं, क्या करूं. तो उसको भी इस तरह की ख्वाहिश हुई है और उसने इंस्टेड कि वो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट में जाए, वो गया सीधा क्रिप्टो मार्केट. At this point he's 1 year in, he's quite an expert. कल मेरी पिछले हफ्ते से बात हुई, कह रहा था कि on a daily basis वो anywhere between $1,000 to $3,000 कमा रहा है just based on his crypto investments. और मेरी यानी सुन के थोड़ा daily, when you say कमा रहा है, सुन के काफी सड़ रहा था इस बात से. When you say कमा रहा है, it's an increase in the value ना, उसके हाथ में पैसे तो नहीं आ रहे right now, he has to sell it. I mean
he is making anywhere between $1,000 to up to $3,000 on a daily basis based on his initial, whatever his portfolio is. It's showing an increase in value by that amount. And he, you know, the reason why people don't cash it out is because if you cash it out, you have to pay taxes on it. And you have, you know, यहाँ का system इस तरह का है कि the only time you would have to pay profits on on something that you own is if you cash it out, if it's in stocks or whatever. So then they keep that's it in not there. really earning. वो तो एक value उसकी ज़्यादा हो रही है और वो that's different. What's the difference Earning- between what's the difference between that money and the money that's sitting in your bank? It only a click You away don't from know. You turning it don't. into The liquid money sitting in your bank. You're pretty sure, 99% sure that you will be able to use it and you have it. But that money is very volatile. It can go downhill any point at any point. वो कभी भी जा सकता है. Absolutely true. So you're talking about future projections of what the value of your money might be. But let's say हम एक snapshot in time लेते हैं. Snapshot in time है right now. अभी तुम्हारे हाथ में बैंक अकाउंट में $100 है, लेकिन और तुम्हारे पास $100 in equivalent in cryptocurrency भी है. There's no difference in the two. They both hold the same monetary value. So that's the logic. हाँ शायद सही है. Backed, not backed by, वो तो फिर the argument of the crypto community is कि what we were talking about earlier, कि money doesn't really mean anything. We all give it meaning as a collective. अब the fact कि हम तीनों जैसे लल्लू जिनको कुछ भी नहीं पता और एक फर्क टाइमलाइन में, you know, हम ऐसी दुनिया में पले बड़े हैं जहाँ पेपर मनी होती थी, अब फोनों पे पैसे आ गए, you know, like you tap your phone and pay things, and we've seen all these transitions. अच्छा एक बात बताएं, आपने पेपर मनी लास्ट टाइम कब यूज किया था आप दोनों ने? परसों शुरू में इधर आते हुए, I think 2 years ago, लेकिन पाकिस्तान में तो हर वक्त होती है. आपने परसों किया था और आपने 2 साल पहले? नहीं परसों नहीं, मैं कह रहा हूँ शुरू में जब आया था यहाँ मैं स्वीडन में तो 2 साल पहले यूज की थी, लेकिन पाकिस्तान में तो होती रहती है ऑन अ डेली बेसिस जब भी विजिट. I would say पाकिस्तान I use it very infrequently though, very infrequently, like once मुझे भी a month would be. मुझे भी कई महीने हो गए हैं कि बीच में मैंने भी इस तरह, यानी कि मेरा ख्याल है इधर बाहर यूरोप में आप बगैर पेपर मनी के गुजारा कर सकते हैं आप, यानी कि पेपर मनी रखने की जरूरत है ही नहीं आपको. हाँ बल्कि मैं बड़ा खुश था, पिछले दिनों कोई न्यूज आइटम आया था कि पाकिस्तान में भी ना अराउंड आई डोंट नो किस स्टैटिस्टिक पे बेस्ड था, लेकिन कह रहे थे देयर इज एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 24% ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं 24% बढ़ गई. तो इट्स कैचिंग ऑन, और पता नहीं नए सिस्टम्स आ रहे हैं, मैंने डिटेल में नहीं इतना देखा, लेकिन दैट्स गुड. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि people are also distrustful of this new technology coming in. People don't want to use it. वो ऐसे वो होता है ना कि हर नई चीज से आप थोड़ा सा चेंज को रेजिस्ट करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को पसंद नहीं है. वो कहते हैं नहीं पैसा तो हाथ में हो, तो पैसा तो वो पैसा हाथ में हो, इन द सेंस कि चलो एक्सेस बढ़ जाता है. जिस तरह कोई गरीब बंदा है बैठा है कहीं किनारे में किसी दूर दराज इलाके में, तो वो जिस तरह ये नहीं लोग करते, वो हैंडीक्राफ्ट करके बेच रहे होते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो आजकल ऑलमोस्ट हर एक के पास फोन है, एंड इफ दे यूज अ लिटिल बिट ऑफ इनिशिएटिव, वो खुद अपना प्रमोशन करके अपनी डिजिटली पेमेंट्स ले सकता है. तो उस लिहाज से मुझे अच्छा लग रहा था कि इट्स गुड अगर हो जाए और हर बंदा एम्पावर्ड हो के यू नो अपना अब अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को करेंसी कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू ट्रैवल टू पता नहीं द नियरेस्ट बड़ा शहर. तो वो उस लिहाज से अच्छा होगा. मशल आप सीरियसली सोच रहे हैं इसमें, यानी कि टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो और व्हाटएवर सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन बिटकॉइन और समथिंग? Yeah, I am at this point 35, and the one thing I noticed in myself is that at least for the past 6-7 years I've gone through these yearly cycles of saying कि oh अच्छा मैं invest करूँगा किसी चीज में क्योंकि पैसे बैंक में पड़े सड़ रहे हैं कुछ. I mean they're devaluing and you're losing money technically for them to be sitting in the bank. And I go through these phases where I look at stocks and I look at cryptocurrency, and each time I come close to it, I never open up a trading account, and I convince myself that this would be too anxiety provoking, and I give up on it. 6 months later,
the market goes through some like, you know, amazing stroke of luck, and you know, some money is just being poured around, or फिर आप कहते हो, shit, had I invested in this 6 months ago, I would have been richer. And then the cycle starts again. So this is the first time that I've actually opened up trading accounts, and I've actually invested small amounts. Not, I just took $3,000 and I said, 1,000 में मैं इसमें लगाऊंगा, 1,000 में इसमें, 1,000 इसमें लगाऊंगा, और शुरू बस थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर इन्वेस्ट करूंगा. बट अभी मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक खरीदा है, और वो भी $70 का खरीदा था. So nothing has been bought. क्या खरीदा? Roblox का पता है? Roblox. It's like this Roblox online gaming thing. Yeah. So they recently went public with their stock, or it started off as like a $60 stock in its first week, and by the second week it was selling for like 79. I got it at 73. कल वो $70 पे गिर गया हुआ था. So it's one of those things जो कि over time it's a good long-term investment, but I only have one stock in it, so it doesn't really mean anything. लेकिन जब आप 40 या 60 साल के होंगे, तो ये आपने 79 या 73 का खरीदा है, ये जब 60,000 का हो जाएगा उस वक्त, तब आपको इसका फायदा पता चलेगा. No अगर हो जाएगा. So as Shahid Saab said, there's number one, no guarantee, but even if you got one stock, and you know, for example, Apple ko le lo. Whoever got one stock of Apple back in 2010 for $60, now that is worth $210. So you don't become a millionaire. You just, you know, it just appreciates a little. थोड़ी सी value बढ़ जाती है. और Amazon is a very different beast, because जिसने Amazon का stock लिया था आज से 10 साल पहले for like, you know, $50-60, आज वो $3,000 का. So हर company फर्क है. But from $1 to 200, that's a 200% increase in your investment. Yeah, there's no such thing as a $1 stock though. नहीं, the example जो Apple का दिया था, $1. Did it start off as a $1 stock? नहीं, I mean, like, I misheard you. I thought that's what you said. No, it was always for like a double-digit number. It was always for like $10-20. ठीक है. At least something like that. But you know, it took 10 years for it to get to that amount. So you have to think about, okay, you know, would your money be, if it was in any kind of savings account, the traditional amount you can increase it by is by 10% every year. So even by that calculation, it compounds every year, right? So had you invested into the general market, it would have gotten to that value anyway. ये कंपाउंड का लफ्ज आपने यूज किया. ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी लोग कहते हैं कि आप अगर फर्ज करें 250 यूरोस या 250 रुपीस या $250 व्हाटएवर यूनिट आप अपने बैंक में डाली जाएं हर महीने 250 डालते रहें, तकरीबन 15-20-30 साल, पता नहीं क्या कुछ टाइम फ्रेम में. एक तरह का आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि आप पता नहीं मिलियनेयर बन जाएंगे विद इन 30 इयर्स के 40 इयर्स, कुछ इस तरह करके बता रहे थे. और इस तरह उन्होंने एक अमेरिकन पॉलिटिशियन था बड़ा मशहूर, वॉशिंगटन या पता नहीं किसी बंदे ने किसी शहर को इस तरह पैसे दिए थे, और वो शहर हर साल प्रॉफिट मिलता है उस शहर को, अमेरिका में एक सिटी को, उसने उसकी सिटी स्टेट को दिए थे पैसे, और वो हर साल कंपाउंड हो गए, उसको हर साल पैसे मिलते हैं. तो पता नहीं ये कितना, इसमें कितना पोटेंशियल है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और किस तरह इसको यूज कर सकता है आम इंसान, ये नहीं मुझे पता. लेकिन कहते हैं वंडर है, पता नहीं 8th वंडर कहा था उसने, या क्या कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट को. ये तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि आप का जब एक आप किसी से इन द सेंस कि अगर आप लोन लेते हैं तो एक उसका आप कैपिटल होता है विच इज द मेन. मैंने अब $100 लिए हैं मिशेल से, तो दैट्स द कैपिटल, और उस या प्रिंसिपल कहते हैं, ये कैपिटल में टर्मिनोलॉजी पे शो नहीं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट पड़ता है. अब $100 के ऊपर अगर 1% है तो अगले साल हो जाएगा $101 अगर 1% पर ईयर. लेकिन फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बजाय इसके कि दोबारा $100 पे 1% पड़े, वो $101 पे 1% पड़ेगा. फिर अगले साल
मेरी अब मैथ्स जरा इधर हो रही तो है, लेकिन बैंक्स हमारा ऐसे ही करते हैं ना, दैट्स व्हाट हैपेंस इन बैंक्स, राइट? इफ यू पुट $100 Yeah. इट वुड गो थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो बहुत ज्यादा हो हाँ, जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डिपेंड करता है, कुछ करते But हैं कुछ that's नहीं। but that's more evident when you take a loan, not when you keep your money with them. I mean, it's the हाँ, same वो thing different that है। happens when you put your money with them, but their percentage of interest that they will give you for money saved with them is so low that it doesn't make sense to save money with a bank. बैंक्स तो Okay. यूजुअली पता नहीं 1 से लेके 3% के करीब करीब देते हैं, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। America में तो everybody would 0.06% है, which is nothing. अच्छा, और मे अगर बी इस ये तरह हो तो हर बंदा बैंक में पैसे जमा करके पैसे बनाने की कोशिश करे, लेकिन अब वो ये है कि आप यू आर Yeah. फोर्स्ड टू डू समथिंग, यू आर फोर्स्ड टू टेक अ रिस्क। आपको स्टॉक्स लेने हैं या आपको यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस व्हिच मे वर्क, व्हिच मे फ्लॉप, तो आप इंटरेस्ट जो रिस्क प्रोन बिजनेस है वो ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है। इस तरह बैंक में पैसे सेव करना रिस्क इज सेपरेट फ्रॉम इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट में एक जरा एस्पेक्ट ऐसे है कि इंटरेस्ट, खैर नॉट इन इंटरेस्ट, लेकिन आजकल की जो बिजनेस एंटिटीज है ना, जिस तरह बैंक्स हैं जो लोन्स देते हैं आपको, दे डोंट टेक एनी ऑफ द रिस्क। वो कहते हैं कि आपकी बिजनेस ठप होती है या नहीं, हमें अपने पैसे वापस चाहिए, वी डोंट केयर हाउ यू मैनेज इट, तो उनके जीरो रिस्क है। ऐसे नहीं है हर हाँ, जगह पे जनरली स्पीकिंग ऐसे ही है कि मतलब ऐसे ही है। इट्स वेरी लॉपसाइडेड यार। रिस्क। अभी I mean, अभी Islamic banking is यूके में Islamic banking is a bit different. आई डोंट नो हाँ, अबाउट वो तो Islamic इस्लामिक banking बैंकिंग, is a little लेकिन bit यूके में different, भी where ऐसे they हुआ था। मेरे कुछ जानने वालों ने मुझे बताया था कि उन्होंने गवर्नमेंट ने ये कोविड की वजह से उन्हें तकरीबन 20,000 के, पता नहीं जितने भी पैसे दे रही थी गवर्नमेंट, पैसे दे रही थी इसके लिए, बिजनेस करने के लिए, और दैट वाज लाइक अगर आपका चल गया, नहीं चला तो यू डोंट हैव टू पे बैक। वो तो बैंक दे रहा था एक्सेप्शनल होगा तो, ना, कोविड में होगा, लेकिन दैट्स नॉट लेकिन नॉर्मली हाउ इट वर्क्स। अगर नहीं, फॉरगेट कोविड, अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बैंक जाते हैं ना, मैं कहता हूँ यार मैंने रेस्टोरेंट खोलना है, तो मुझे दे दो 10,000, आई डोंट नो कितना नो आइडिया, $10,000 दे दो, मैंने रेस्टोरेंट खोलना है। बैंक कहता है ठीक है, दे जस्ट चेक कि आप पैसे वापस किस तरह करेंगे, दे डोंट, एंड दे डू अ कर्सरी चेक कि आपका बिजनेस प्लान ठीक है, आपने स्टाफिंग का सोचा हुआ है, आपने एक जगह का सोचा हुआ है, लेकिन द बेस एग्रीमेंट इज कि अगर 5 साल का लोन है तो 5 साल के बाद हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस चाहिए। आपका बिजनेस को जो मर्जी हो जाए, वी डोंट रियली केयर। तो फिर क्या करेंगे, कैसे लेंगे वापस? मेरा बिजनेस वो ठप हो गया, कोलैटरल से बैंक ले कैसे लेंगे ना, लेगा? आपको बैंक लोन ही नहीं देगा अनलेस यू हैव इनफ कोलैटरल टू बैक अप योर लोन। अगर आपका बिजनेस ठप हो जाता है, यू हैव टू प्रूव कि मेरा घर है या मेरी गाड़ियां हैं या मेरी जमीनें हैं, नहीं, तो आपका देन यू हैव टू पुट दोस अप। जो आपने तो घर लिया, फर्ज करें आप घर खरीद रहे हैं, मैं घर लेने गया हूं कि मुझे घर चाहिए, मैं बैंक से डील, तो वो घर तो ऑटोमेटिकली कोलैटरल बन जाएगा, वो घर ही कोलैटरल बन गया, तो उस पर लोन लेना भी इजी है। मोर्गेज अगर मैं लेने गया हूँ, हाँ जी, मोर्गेज तो वो कोलैटरल घर ही हो गया, अगर मैं नहीं पे कर रहा तो मेरा शायद घर ले लेंगे। लेकिन इस तरह भी तो है ना कि बिजनेस के लिए आपको लोन्स मिलते हैं जब आपके पास या इज इट नेसेसरी कि आपके पास कोलैटरल होना ही चाहिए लोन लेने के लिए? मेरा ख्याल है जरूरी नहीं है 100%। 100% तो नहीं, एक्सेप्शंस होंगी आई एम श्योर, हर जगह एनजीओज के लिए होंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इन जनरल इस तरह है कि जो बैंक, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत लॉपसाइडेड रिस्क है, वो सारा रिस्क उस पर डालते हैं। क्या उसको कहना चाहिए, द पर्सन डूइंग द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर जो कहते हैं, क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर, हाँ, काफी उसका लॉपसाइडेड। रिस्क। Plus, the money doesn't exist in the bank in the first place. Whoa, that's a whole other story. बहरहाल आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा अपने हार्ड अर्न्ड मनी को डालने के लिए इन अ क्रिप्टो अकाउंट और क्रिप्टो करेंसी? मैंने भी like you've been looking into investment ना, मैंने भी इसमें देखा था, and I think the general एडवाइस जो लोग देते हैं who are experienced in trading या investment, वो कहते हैं जो भी आप अमाउंट रखते हैं ना, keep it, think of that amount as a write off, कि ये you should be prepared to lose 100% of it. तो that's like क्या उसको कहना चाहिए, I don't know what the good description, hedging या I don't know, लेकिन basically you should be prepared कि you know, तो then you're in a better position. मैंने ऐसे ही सोचा, और जैसे शाहिद कह रहा है कि
if I am going to invest, let's say 50 euros in something, then I should be ready कि ये मुझे वापस नहीं आ रहे अब, ये गए, हाँ। आगे तो आगे लेकिन then I would only invest 50 euros for that. I wouldn't invest like 2000 euros for that, क्योंकि मेरे पास तो इतने, अब मेरे पास अगर 100,000 euros हो तो मैं 2000 euro लगा दूं उसमें. It all depends how much money I initially have, and I don't have a lot, तो फिर मैं शायद नहीं इसमें ज्यादा नहीं लगाऊंगा at this point in कि life. आपको इतना करना चाहिए कि आप ये ना करें कि सारी eggs in one basket डाल के तो But कुछ हो people गया तो have सब- done it. People have done it and they have come out of it unscathed. कुछ लोगों ने ऐसे भी किया है. हाँ, वही है कि जितना आप रिस्क ले रिवॉर्ड भी यार तो आई उतना ही थिंक होता है। एक जनरल educated way of doing it भी होना, I mean approach भी होनी चाहिए, and I feel that people from our backgrounds and our skill set are typically the sheep that go into the slaughter, जिसको कहते हैं ना, वो जो बकरे जाते हैं ज़िबा होने के लिए अंदर. So but it's one thing I keep on concluding with each cycle is कि मुझे और अपने आप को financially aware करना है और ज़्यादा financially I think ये बहुत educate करना जरूरी है. ये बहुत जरूरी है इसके अंदर जाने से पहले. मेरे साथ ये होता है कि मैं किसी दोस्त को करते देख रहा हूँ, वो 3 महीने से कर रहा है, उसे बेसिक आइडिया हो गया. अब मैंने उसे देखा, वो उसने बताया मुझे, ये मैंने 3000 यूरो लगाए थे, अब ये 35 हो गए हैं, मैंने निकाल के उसमें डाल दिए. साथ ही मेरे अंदर ख्वाहिश जागती है, यार आई शुड डू दिस, साथ ही बंदे का दिल करता है, लेकिन देन आई डोंट रियलाइज एट दैट पॉइंट कि आई डोंट हैव द स्किल सेट for doing that. लेकिन वो मैं शुरू करना चाहता हूँ, करता हूँ, फिर जब एंड स्टेज पे 3000 यूरो डालता है तब पता कहता है नहीं यार, नहीं 3000 से कम नहीं कम डाल 3000 में एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 3000 या 500 या, लेकिन मैं ये तो मुझे पता है कि अगर आप 3000 से कम डालोगे 3-4 हजार से, तो आप इतना कम प्रॉफिट है कि दैट्स, आप उस पे मंथ भी नहीं रह सकते. यानी कि आप जब इतना रिस्क, जब आप 3-4 हजार यूरो का रिस्क लोगे ना, तो आप 5-6-7-800 यूरो कमा भी सकते हो. इससे कम मनी पे कम से कम मेरे ख्याल से स्टॉक ये मार्केट में आप कमा भी नहीं सकते इतना. लेकिन ऐसे है कि बंदा कम थोड़े पैसे डाल के दैट कैन बी लाइक अ लर्निंग फी. हाँ, लर्निंग फी वाला तो हम कर ही रहे हैं. 50 यूरो डाल दिया मैंने, 50 करके गई जगह इस तरह डाले 3-4 इधर उधर, तो वो बस लर्निंग ही चल रही है. इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक मुझे जो ड्राइव करती है ना इसमें चीज, सिर्फ वो यही है कि मेरे पास पैसा आ जाए. बट आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द मैकेनिज्म्स के ये कैसे काम करता है. आई डोंट लर्न अबाउट इट. मैं पढ़ता नहीं ज्यादा इस बारे में. तो आई थिंक पैसे दें आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा, बस आपको सिर्फ 3,000 देने पड़े. लेकिन शायद साहब ये भी जरूरी है कि आपको थोड़ा सा इस बारे में इंटरेस्ट भी होना चाहिए. हम में से बहुत सारे लोग ये सिर्फ एज सिक्योरिटी या एज कि मुझे इसमें से कुछ पैसा मिल जाएगा, फाइनेंशियल गेन हो जाएगा, इसलिए करते हैं. अनलेस और अनटिल यू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट इन इट, यू वुडंट बी एबल टू लर्न इट. मैं यही कह रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग कि अगर बंदा सिर्फ इस तरह करे ना कि बस पैसे उठा के फिर रहा, यार मुझे कहीं से पैसे मिल जाए, तो you need to have a guard up के people might try to take advantage of that as well. Obviously, I think proxy के थ्रू कर सकते हैं, like your friend आपका जो कर रहा है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर दें कि यार तुम तो कर ही रहे हो, तो मेरे इन्वेस्टमेंट ले लो. Yeah, that has happened, not with me but with some of my friends. They have done it, but कुछ क्योंकि this is so unpredictable that you will eventually lose money at some point. तो उसने किसी से पैसे लेके लगा दिए, वो डूब गए, वो ताल्लुक भी खराब हो जाता है, सारा कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं. Because not everyone is gonna make money every time. आपके पास फिर आपको ये भी होना चाहिए कि यार इसने लगा दिए हैं, अब आप उसको क्रिटिसाइज ना करो, तुझे पैसे दिए थे, तूने डुबो दिए हैं. So it's always a risk. हाँ रिस्क तो है. eToro का नाम सुना? मैंने जितनी दफा भी लोगों से बात की है, क्या eToro का नाम सुना है आपने? eToro, E for elephant. वो इस तरह बड़ी एडवाइस दे रहे होते हैं. eToro, हाँ, वो बड़ा एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन लोग उसको भी कहते हैं कि ट्रस्ट ना करो. लेकिन सॉरी, फिनिश योर थॉट, यू स्टार्टेड समथिंग. आपने क्या सुना है मशल? भूल गया. सॉरी. जिस तरह भी है कि कहते हैं कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी होती है, जिस तरह इन अ वे अब कहते हैं जी वॉरेन बफे है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट या करंटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नोन इन्वेस्टमेंट, क्या उसको कहते हैं, खास नाम लेते हैं इनका, भारत मोगल्स, तो वो टाइकून, थैंक यू. तो टाइकून्स तो
उसकी अब इतनी रेपुटेशन इतनी हो गई है कि अब फर्ज करे वो कहता है कि यार अंडे जो है ना, अंडे बड़े चढ़ेंगे, अंडों में पैसे डाल। अब इवन इफ नथिंग इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि वॉरेन बफे ने कहा है, दैट इफेक्ट्स द मार्केट इन अ वे कि वो चढ़ना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ एवरीवन इज इन्वेस्टिंग एंड देन इट बिकम्स ट्रू, और फिर वॉरेन बफे की और रेपुटेशन बढ़ जाती है, एंड देन द नेक्स्ट थिंग ही सेज इज ट्रू। तो ये भी एक इफेक्ट है। इसके बारे में हमने एक पॉडकास्ट पहले भी की थी बड़ी जबरदस्त, जिसमें हम कह रहे थे कि ये लक होती है या आपका स्किल होता है या लक होती है। हमने इस बारे में बात की थी फ्यू वीक्स अगो। तो मुझे लगता है वही इधर भी अप्लाई करता है कि कई दफा मैंने ये भी देखा है, लोगों को नहीं पता होता इतना, लेकिन दे आर एबल टू समहाउ वर्क out at that for a short period of time, they're able to earn some money from it, लेकिन फिर in the long run they just collapse because उन्हें पता नहीं है चीज का, basically उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, उसके बारे में पढ़ नहीं रहे, अपने आप को हर वक्त अवेयर नहीं कर रहे चीजों के बारे में। तो मुझे लगता है मैंने तो ये कंक्लूड किया है कि आई थिंक आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस स्टफ, सो मे बी इट्स सेफर टू just not indulge in it too much। थोड़ा बहुत बंदा लगा दे, देख ले किधर जा रही है चीज। लेकिन इन्वेस्टमेंट में या क्रिप्टो में? दोनों में। इन्वेस्टमेंट में तो कर सकते हैं, क्योंकि I've heard जिस तरह सेफ, हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं and some stuff like that, वो तो that is different। मैं इसकी स्टॉक्स की बात कर रहा था, जैसे फाइजर का या ठीक है। On that note, have you guys heard of Pakistan Russian Fund? We should also plug in मेरे नहीं हाँ, रशियन फंड पाकिस्तान में शुरू हुआ है कि आप अपने फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट करें और हम आपको 7% वापस करेंगे ऑन योर इन्वेस्टमेंट। क्वाइट हाई, लेकिन फिर वही बात है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। बड़े सारे लोगों के पास हैं पैसे, वो लगाना भी चाहते हैं, तो उन्हें डर लगता है। लेकिन वो भी है ना, it's backed by the government, so it's pretty secure. I know it's backed by the government, but then I don't know, people are still scared। इसके अलावा एक और चीज ऐसे है कि आप, मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन वो ऐसे है कुछ कि आप हर साल बैंक को 1 लाख रुपया देंगे हर साल, सालाना तौर पे, और 20 साल बाद बैंक आपको 1 करोड़ रुपया दे देगा। इस तरह कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने ऐसे किया हुआ है। हाँ, लेकिन पता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का पंगा ये है ना कि अगर आप रुपी अकाउंट में कर रहे हो तो द इन्फ्लेशन इज सो बैड, इट्स लाइक क्लोज टू 16%, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी इन द प्रोसेस। बट द रशियन फंड वाला जो स्कीम चली हुई थी, make a little bit of money, you won't make a lot of money, but you'll still make some money। बट वो पाकिस्तान में जो रह रहा है उसके लिए शायद बेहतर है। लेकिन रोशन पाकिस्तान में डाले हैं फिर पैसे आपने? नहीं, अभी यार वही सोचा था पहले कि डालूं ना डालूं, फिर वो घर भी लेना था, तो doesn't really work out, especially if your money gets tied into कि वो घर में लगाने हैं। तो फिर अब we're in a different frame of mind, तो maybe देखो। मेरा ख्याल है कि हमने काफी इस बारे में बात कर ली। क्रिप्टो करेंसी से शुरू की थी और फिर इधर उधर हर जगह घूम फिर के हम दोबारा क्रिप्टो करेंसी पे आ गए। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अगर आपने मेरा ख्याल है कंक्लूडिंग नोट यही इस सारी कन्वर्सेशन का जो बनता है वो यही बनता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको डिटेल से पहले पढ़ें, इस पे काम करें बहुत ज्यादा, और उसके बाद इन्वेस्ट करें इसमें। और आहिस्ता आहिस्ता समझ इंसान को आ ही जाती है। शुरू में बड़ा ओवरवेलमिंग होता है, समझ नहीं आती। लेकिन एनीवेज, तो ये थी आज की डिस्कशन। प्लस आई वुड से इन्वेस्ट इतना अमाउंट करें जो आप खोने को भी तैयार हैं, कि ऐसा सारी लाइफ सेविंग्स ना करें। इतना होना चाहिए कि आप बर्दाश्त भी कर सकते हैं। लोग सड़क पे आ जाते हैं इसमें, अगर बंदा ज्यादा जज्बाती हो के अपनी सारी सेविंग्स ही डाल दे इसमें, तो फिर बड़ा खतरनाक भी है। लेकिन दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले हफ्ते मुलाकात। हाँ जी मुशल साहब। I was only going to say lastly, YouTube is a wonderful resource and so is the internet, and just educating yourself on different products, currencies, how things fluctuate, what the mechanisms are, और कैसे चीजें आपस में इंटरप्ले करती हैं, और वो एक बड़ा फंडामेंटल सा तरीका। सिर्फ पैसे फेंक देने नहीं चाहिए क्योंकि you're going to lose it for sure, and you're leaving it to luck otherwise, but हाँ, that's only my 2 cents।
और जो लेजी लोग हैं उनका काम ही ये है, मेरे जैसे लेजी लोगों का, कि समझ नहीं आ रही इतना दिमाग क्या लगाना है, ये मेरे से 1000 यूरो लो, मुझे इस पे 1500 ना दो, 1200 दे दो, इसका 1000 का 1200 कर दो, लेकिन दिमाग नहीं मैंने हाँ। लगाना। लेकिन दिमाग लगाना ही पड़ेगा अगर आपको कमाना है। लेकिन तो चलें फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का फिर खुदा हाफिज।